बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे आपको याद है कि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर की, और आज जो है वो लेक्चर नंबर 12 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 लेक्चर्स के अंदर अल्लाह की फजल से हमने अपना जो चैप्टर नंबर 2 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके तमाम टॉपिक्स आपके पास मौजूद, उसके तमाम टॉपिक्स आप जो है वो पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो चैप्टर मुकम्मल तौर पे समझ में आ चुका होगा। और इसके अलावा जो है आपके सामने मैं एक बात पहले ही करता चलूं कि याद रखिएगा कि वो जो सवालात थे वो हमने कर लिए, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने थे क्लास के अंदर, इन लेक्चर्स के अंदर, वो आप सॉल्व कर चुके हैं, आपने देख लिया। अब आपके एंड पे ये बात है कि आपने अब पास पेपर्स को उठाना है, और उन पास पेपर्स से जो मैं इससे शायद मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बात करी थी कि पास पेपर्स को अब आप देखते हुए उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। जितना आप पास पेपर को सॉल्व करेंगे, जितना आप बोर्ड के तर्ज को समझेंगे क्वेश्चंस को, उतना आपके लिए आसान होगा, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, और जो है वो आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी। और आपने ये भी सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जो जितनी करेगा वो उतना परफेक्ट होता चला जाएगा उसके अंदर। और आपको पता है ये मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये जितने भी इस तरह के चैप्टर होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर प्रैक्टिस ही चाहिए होती है। तो आपसे मेरी दरखास्त है कि आप लाजमन अब प्रैक्टिस शुरू करें और उस चैप्टर के तमाम पास पेपर्स देखें। 10 ईयर्स आपके पास मौजूद होंगी, और उसके अंदर आप देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और किसी क्वेश्चन के अंदर क्यूरी हो तो आप मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप जो है वो आपके पास है, तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं मुझसे। इंशाल्लाह ताला मैं गाइड करने के लिए मौजूद हूँ आपके सामने। चलें अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है वो ग्राफ्स और डायग्राम्स के हवाले से, ये चैप्टर का नाम भी यही है, और इसके अंदर हमने सीखनी भी यही है कि मुख्तलिफ ग्राफ किस तरह बनता है और मुख्तलिफ डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये बताता चलूं कि आया हम ग्राफ बनाना स्टैटिस्टिक्स के अंदर सीख क्यों रहे। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टैटिस्टिक्स का मकसद ये होता है कि हम एक रॉ डाटा को किस तरह इंफॉर्मेटिव वे के अंदर उसको प्रेजेंट कर सके, उसको एनालाइज कर सके, और फिर उसके ऊपर अपनी सजेशंस दे सके। उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाए उस रॉ डाटा को, और फिर उसको एनालाइज करना हमारे लिए आसान हो जाए। वही समझना मुराद यही होता है, एनालाइज का मतलब भी समझना ही होता है, और फिर उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सके अपने नताइज। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटी सी। यहाँ पर आपको मैंने ये कहा कि आप जो है वो अपने अपने मोहल्ले की, अपने अपने इलाके की जो है ना आप मर्दमशुमारी करें, और उसके अंदर देखिए कि भाई बॉयज मेल्स कितने और फीमेल्स कितनी है। अब आपने ये डाटा कलेक्शन करना शुरू करा, हर घर के पास गए और आपने मालूमात ली, और आपके पास एक डाटा, ह्यूज डाटा आपके पास कलेक्ट हो गया। अब वो ह्यूज डाटा जो है, क्या उसको उसी तरह रखना बेहतर होगा? अब आप समझे, आप इसको खुद जो है वो समझ सकते हैं कि वो इतना बड़ा ह्यूज डाटा आपके सामने आ जाएगा, उसको समझना हर एक के लिए आसान नहीं होगा। हर एक के लिए कोई उसको समझना ही नहीं चाहेगा, दिलचस्पी नहीं लेगा उसके अंदर। तो दिलचस्पी पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, उस डाटा को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना सीखते हैं। तो एक तरीका तो आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हमारे पास ह्यूज डाटा था, उसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल के अंदर हमने उसको फॉर्म के अंदर हमने उसको कन्वर्ट करा, और उस तरह वो इंफॉर्मेटिव डाटा बन गया। आज हम क्या कर रहे हैं, अब इस चैप्टर से हम क्या सीखेंगे कि वही डाटा होगा हमारे पास, वही वो जो है वो ह्यूज डाटा है, लेकिन हम उसको किसके अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ग्राफ्स के अंदर। कि ग्राफ के अंदर हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि ग्राफ का जो तरीकाकार है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा अच्छा होता है, उसको समझना ज्यादा अच्छा होता है। लोग उसको देखकर, चूंकि फिगर भी बनी हुई होती है और लोग उसके अंदर इंटरेस्ट भी पैदा कर रहे होते हैं, और वो मुख्तलिफ सी छोटी सी डायग्राम के अंदर बहुत बड़ी बात उसके अंदर जो है वो समझा दी जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि देखें, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट आप में से हर एक ने देखा होगा, और उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ स्कोर्स वगैरह वो दिखा रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा वो बहुत सारी चीजें डायग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ग्राफ्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक डायग्राम देखी होगी इस तरह की, मैं ये बस सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। एक डायग्राम आपने ऐसी देखी होगी, इस तरह की एक डायग्राम होती है जो है वो क्रिकेट जब जो है वो आप देख रहे होते हैं तो बनी भी आ रही होती है। और अब इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा होता है, ये ओवर्स होते हैं, ये पहला ओवर, ये दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर, और ये 5वां ओवर, और यहाँ पे रन्स वो दिखा रहे होते हैं। इधर क्या दिखा रहे होते हैं, वो रन्स दिखा रहे होते हैं कि कितने रन बने। सही है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये इस ओवर के अंदर 10 रन बने, इस ओवर में जो है वो 13 रन बने हैं, इस ओवर में 10 रन बने हैं, इस ओवर के अंदर 5 रन बने हैं, इस ओवर के अंदर जो है वो 14 रन बने हैं, और इस ओवर के अंदर जो है वो 7 रन बने हैं, और एक आउट भी हुआ है। ये जो डॉट बना हुआ है ये आउट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप देखिए इतना बड़ा डाटा है, 5 ओवर का डाटा, हर बॉल की जो है वो उसके अंदर जो है वो हर बॉल का स्कोर हो रहा होता है, लेकिन उसको क्या करा उन्होंने, इंफॉर्मेटिव फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया ग्राफ में।
और बेहतरीन तरीके से जो है वो समझ में आ जाता है। जैसे ही हम फौरन वो पिक्चर देखते हैं हमें वो बात समझ में आ जाती है कि अच्छा पहले ओवर में इतना रन, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो चौथे ओवर में स्कोर बना है, इसका मतलब चौथा ओवर अच्छा नहीं हुआ था। तो समझ रहे होंगे आप इन चीजों को कि ये इस तरह बहुत आसानी से जो है वो हमारे सामने जो है वो रिप्रेजेंट हो जाता है। तो हम भी इसी को यही मकसद है हमारे भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर ग्राफ्स को पढ़ने का, कि हम किस तरह अपने रॉ डेटा को इंफॉर्मेटिव वे के अंदर प्रेजेंट कर सकें। एक वे तो वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का था, और आज हम दूसरा वे शुरू करने जा रहे हैं ग्राफ्स और डायग्राम्स का। जी चले, अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ, और आज हम सबसे पहली फिगर बनाना सीखेंगे। इसके अंदर अच्छा मैं ये भी बताता चलूं कि कोई एक डायग्राम नहीं है, मुख्तलिफ डायग्राम है, तकरीबन कोई 6 से 7 तरह की डायग्राम जो है वो आप इस चैप्टर के अंदर बनाना सीखेंगे। आज हम सबसे पहली डायग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्टोग्राम। इसका नाम है, इस डायग्राम का नाम है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, और ये बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ भी है। देखिए क्वेश्चन में आपके सामने पहले रख दूं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा आपको दिया हुआ है, इससे आपने क्या बनाना है भाई, हिस्टोग्राम बनाना है। अब चले पहले थोड़ा सा हम हिस्टोग्राम को समझ लें। देखिए ये हिस्टोग्राम जो है ना, ये 2 वर्ड से बना है। एक है हिस्टो और ग्राम, ये अलग अलग वर्ड है। हिस्टो जो लफ्ज है वो निकला है हिस्ट्री से, और ग्राम जो निकला है वो डायग्राम से निकला है। यानी कि एक ऐसी डायग्राम है, ये एक ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर किसी पास्ट में हुए, यानी कि कोई हिस्टोरिकल डाटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी कि पास्ट में कोई काम हुआ है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस डायग्राम के अंदर। सही है, यानी कि पास्ट में हमने एक काम कर लिया, यानी कि ये यूं समझ लें कि ये क्लासेस बनी हुई है मुख्तलिफ। सही है, और ये जो है वो एक क्लास है और उसके मुख्तलिफ बच्चों की उम्रें हैं। बच्चे तो नहीं आते, यूं समझ लें कि ये एक शहर के जो है वो लोगों की उम्रें हैं कि 10 से लेकर 19 साल तक के लोग जो है वो 3 हैं, 20 से लेकर 29 साल तक के लोग वो 7 हैं, 30 से लेकर 39 ईयर्स तक के लोग 10 हैं, और 40 से लेकर 49 ईयर्स तक के लोग 6 हैं, और 50 से लेकर 59 ईयर्स तक के लोग 4 हैं। यूं आप इसको एज्यूम कर लें। तो ये एक डाटा है हमारे पास जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मौजूद है, फ्रीक्वेंसी इसके अंदर निकली हुई है, और कितने कितने लोग ये मौजूद हैं। ये हमने पहले डाटा कलेक्ट कर लिया, अपने शहर का, अपने मोहल्ले का हमने ये डाटा कलेक्ट कर लिया कि भाई किस उम्र के लोग कितनी तादाद के अंदर मौजूद हैं। अब ये हिस्ट्री में मैंने इसको काम कर लिया, हिस्ट्री के अंदर मैंने जाकर, यानी कि पास्ट के अंदर जाकर मैंने ये डाटा कलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस तरह की जो डायग्राम हम बनाते हैं उसका नाम होता है हिस्टोग्राम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पास पेपर्स के अंदर भी आई हुई है, और जो है वो मुमकिन तौर पर आपके पेपर में भी आ सकती है। तो इसको बहुत तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा, और इसको जो है फिर प्रैक्टिस के अंदर अपनी लेकर आइएगा। चले हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन के अंदर याद रखिएगा, जब भी हम हिस्टोग्राम का सॉल्यूशन बनाएंगे तो उससे पहले लाजमी हमारे पास जरूरी है कि हम क्लास बाउंड्रीज निकाल लें, क्योंकि हिस्टोग्राम बनता है क्लास बाउंड्रीज से। अगर क्लास बाउंड्रीज क्वेश्चन में गिवन है तब तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो लाजमी बात है हमें उसको सॉल्व करके निकालना होगा। जैसे कि यहां पर क्लास इंटरवल दी हुई है लेकिन क्लास बाउंड्रीज नहीं निकली हुई। क्लास बाउंड्रीज क्यों नहीं है ये हमें पता चल रहा है, क्योंकि डाटा सेम नहीं है ना। क्लास बाउंड्री के अंदर क्या होता था कि जो पिछली क्लास की जो अपर साइड होती थी वो अगली क्लास की लोअर साइड के बराबर हुआ करती थी। तो यहां पर तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्लास इंटरवल तो है लेकिन क्लास बाउंड्रीज नहीं है। तो हमें इसकी सॉल्यूशन से पहले क्लास बाउंड्रीज हमें निकालनी होंगी। तो हम चले यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज निकाल देते हैं, और ये याद रखिएगा ये सॉल्यूशन का हिस्सा होगा आपका। आपने ये पेपर के अंदर भी इसको आपने शो करना है। चले क्लास बाउंड्रीज की हम तरफ बढ़ते हैं। तो क्लास बाउंड्री का आपको याद होगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। तो 20 में से मैंने 19 को माइनस करा, बचता है 1 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो आया आंसर 0.5, और 0.5 को फिर हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं और अपर लिमिट में प्लस करते हैं। तो जब मैंने 10 में से 0.5 को माइनस करा तो आंसर मेरे पास आएगा 9.5। देन इसमें हम 19 में प्लस करेंगे तो 19.5, फिर 20 में से माइनस करेंगे तो भाई 19.5 हो जाएगा, और 29.5, फिर 29.5, और फिर 39.5, 39.5, then 49.5, 49.5, then 59.5। ये हमारे पास डाटा जो है वो इस क्लास बाउंड्रीज का हमारे सामने आ गया। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। अब हम डायग्राम बनाना सीखते हैं। देखिए डायग्राम के लिए जरूरी है कि हमारे पास, आपको याद होगा कि ये जो एक्सिस होता है, ये वाली जो लाइन होती है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये वाली जो लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं।
ठीक है, ये सारी पुरानी बात है, मैट्रिक में आप पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। सही, और ये हमारा ओरिजिन कहलाता है, सही है, जीरो या ओरिजिन कहलाता है ये हमारा। अब ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो एक्स एक्सिस होगा इसके अंदर हम रखेंगे क्लास बाउंड्रीज को, और जो इसका वाई एक्सिस होगा उसके अंदर हम रखेंगे फ्रीक्वेंसी को। ठीक है जी, हम अब इसके एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, अपने अपनी कॉपी के अंदर 1-1 सेंटीमीटर की गैप से जो है ना निशान लगाना है। मैं तो यहां पर अंदाजे से लगा रहा हूं, आपने 1-1 सेंटीमीटर की गैप से निशान लगाना है अपनी कॉपी के अंदर, लगा लिए। और हर सेंटीमीटर के साथ आपने जो है वो अब क्लास बाउंड्री आपने यहां पे लिखनी है। तो सबसे पहली क्लास बाउंड्री 9.5 है, मैंने 9.5 लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास बाउंड्री मेरे पास 19.5 है, मैंने 19.5 लिख दी। अब अगली भी 19.5 है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, लाजमी बात है मैं 29.5 लिखूंगा। तो मैंने 29.5, उसके बाद फिर 39.5, उसके बाद 49.5 और फिर 59.5, ये मैंने लिख लिया यहां पे सारी। इसका मतलब ये है कि क्लास बाउंड्री हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं ऐसे, यानी कि 9.5 से शुरू करेंगे और 59.5 में खत्म कर देंगे। इनको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इसमें ही कवर हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी रखनी है। तो फ्रीक्वेंसी रखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इस चीज को समझ लें कि आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो इस डाटा के अंदर जो मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है वो 10 है। तो अब 10 के हिसाब से आपने सोचना है कि यार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है, तो मुझे यहां पर 10 तक की डाटा लिखना है। तो अब आप 1-1 का गैप भी रख सकते हैं, 2-2 का गैप भी रख सकते हैं, 3-3 का भी रख सकते हैं। मैं यहां पे 2-2 का गैप रखता हूं। यहां पर भी आप वही करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे। मैं यहां पे अंदाजे से लगा रहा हूं। सबसे पहले 2, फिर 4, 6, 8, 10 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अंदर आ गई। बस उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ कि डायग्राम बनेगी कैसे। चले, अब देखें, सबसे पहले मेरे पास क्लास बाउंड्री है 9.5 और 19.5 की जो क्लास है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। अब यहां पे 3 कहां पर आ रहा है, लाजमी बात है 2 और 3 के बीच में होगा यहां पे। तो मैंने क्या करा, 9.5 को 3 तक लेकर गया और 19.5 को भी मैं 3 तक लेकर गया। आपने जब स्केल से करेंगे ना तो स्केल से बिल्कुल परफेक्ट बनेगी डायग्राम। मैं लाजमी बात है हाथ से कर रहा हूं तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी इसमें। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। 19.5 से लेकर 29.5 तक का डाटा क्या है, 7 है। तो फिर मैं 19.5 को ऊपर लेके जाऊंगा। 7 कहां पर मौजूद है, वो 6 और 8 के दरमियान मौजूद है यहां पे। मैं यहां तक लेकर गया, 29.5 को भी मैं यहां तक लेकर गया और फिर मैंने इनको मिला दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या है, 29.5 से लेकर 39.5 तक 10। फिर 29.5 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा 10 तक, और 39.5 को भी मैं 10 तक लेके जाऊंगा और इस तरह मैं इसको मिला दूंगा। उसके बाद 39.5 से लेकर 49.5 तक का डाटा है 6। तो 39 तो 6 तक है, मैं सिर्फ 49.5 को बढ़ाऊंगा ऊपर और 6 तक लेके जाऊंगा। ये रहा 6 और मैंने इसको यूं करके मिला दिया। और फिर उसके बाद आखिर में 4 है। तो मैंने क्या करा कि ये था 49 से लेकर 59 तक। तो 49.5 तो वैसे ही 4 तक आ रहा है, मैंने सिर्फ 59.5 को 4 तक बढ़ाया और फिर मैंने इसको मिला दिया। बस ये आपकी डायग्राम रेडी है। ये हिस्टोग्राम इसको कहते हैं, इस तरह ये हिस्टोग्राम बनता है। मैं दोबारा से इसको मुख्तसरन बता दूं कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए जरूरी है कि आप क्लास बाउंड्री निकालें, और क्लास बाउंड्रीज जब आप निकाल लेंगे तो उसको हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे, वाई एक्सिस पे हम जो है वो फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। फ्रीक्वेंसी रखने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो इसी तरह जो है वो आप इस तरह के डायग्राम्स की अब आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। पास पेपर के अंदर बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, आप इसको करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी ये डायग्राम परफेक्ट हो जाएगी। कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।